सीधे ज्यादा बोलते हैं नंबर या नंबर सिस्टम से रिलेटेड बोल सकते हैं, ठीक है ना। संख्याएं मतलब जैसे हम बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, अगर इस टाइप की बातें हो रही हैं वो सब संख्याएं होती हैं, मतलब उनको इंग्लिश में क्या बोलोगे, नंबर। अगर मैं बोलूंगा संख्या प्रणाली, अगर मैं देखो सिर्फ संख्या कहता हूं ना तो संख्या का मतलब होता है मेरे पास में नंबर, ठीक है। और अगर मैं संख्या प्रणाली बोलता हूं हिंदी के अंदर जैसे, तो उसका मतलब होता है प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। तो चैप्टर का नाम हमारे पास में यही है, संख्या प्रणाली या फिर नंबर सिस्टम, ठीक है। देखो संख्याएं जो है ना हमारे पास में बेसिकली दो तरीके से होती है, मतलब संख्या का विभाजन हमने मेनली दो तरीके से किया हुआ है, ठीक है ना, दो तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक होता है वास्तविक, दैट मींस रियल नंबर, ठीक है ना, पढ़ा हुआ ना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो एक होता है वास्तविक वाले जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं, और एक होता है काल्पनिक। काल्पनिक कौन से वाले होते हैं, जिनको हम लोग मतलब खाली बस बोल रहे हैं, जैसे मतलब मान लो लेट सपोज आयोटा। आयोटा अगर तुम लोगों ने सुना हो, 11वीं क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ते हैं मैथ्स में बच्चे, ठीक है ना। तो आयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके अंडर रूट में -1, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर हमारे पास में कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे अंडर रूट में -1 हो गया, अंडर रूट में -2 हो गया, अंडर रूट में -7 हो गया, अंडर रूट में -50 हो गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या पॉइंट में भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये काल्पनिक होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में ज्यादातर जिक्र हमारे पास में होगा नहीं, क्योंकि आप लोग जो भी पेपर दोगे ना वो मैक्सिमम 10वीं लेवल तक का होता है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मतलब वो 10वीं लेवल से ऊपर नहीं पूछेंगे। तो काल्पनिक वाले को वैसे भी हमारे कोर्स में रखा नहीं जाएगा, ठीक है ना, मगर आपको पता जरूर होना चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी आपको कोई ऐसा वर्ड ऐसा दे दिया ना क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए काल्पनिक क्या होते हैं आखिर। ये किताब में भी नहीं दे रखे वैसे, है ना, मगर दिमाग में बैठा लेना इस बात को, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये अलग से बता दिया, ठीक है ना। इसको आयोटा बोलते हैं, आई फॉर आयोटा, देखो लिख देता हूं, आई फॉर आयोटा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा कभी कभार क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो -1 होती है। तो ये बात एक अलग से दिमाग में बैठा लेना खाली, है ना। मतलब इमेजिनरी नंबर का अगर स्क्वायर कर देते हैं ना तो वो ऋणात्मक संख्या बन जाती है। ऋणात्मक मैं आगे बताऊंगा, ऋणात्मक का मतलब है जिसके ऊपर ऋण हो, ठीक है ना। ऋण का मतलब होता है कर्जा, यानी माइनस वाली चीजें, जैसे -10 -20 -50। और एक होता है धनात्मक, देखो ऋणात्मक धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं हमारे पास में, जिनके पास +3 +4 है, ठीक है ना, उसको होता है धनात्मक। तो ये पॉजिटिव है ना क्योंकि, तो उसके पास में ज्यादा है चीजें। और एक होता है ऋणात्मक, मतलब जिस पे ऋण है, मतलब कर्जा है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाले कौन से, -10 -20 -50, कुछ भी उस टाइप के। वास्तविक वाले में दो तरीके की होती है चीजें, एक होती है परिमेय, एक होता है अपरिमेय, रैशनल और इरेशनल, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, अगर मेरे पास में बात करी जाए कि P/Q की फॉर्म में कोई नंबर है, तो हमने पढ़ा होगा 10वीं क्लास के अंदर कि मतलब हाँ भाई कि पता करके बताओ कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है। 10वीं क्लास पढ़ी हुई है हम लोगों ने। तो उसमें हमारे पास पहले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता था, आता ही आता था हर साल, कि √2 या √3 जो होते हैं ना हमारे पास में, तो वो मतलब कि इरेशनल है या नहीं है उसको सिद्ध करो, मतलब अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो याद रखना जो P/Q की फॉर्म होती है वो तो हमारे पास में होती है परिमेय, ठीक है ना, रैशनल नंबर। और जो P/Q की फॉर्म में नहीं होगी उसको बोलेंगे अपरिमेय या फिर इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो वही वाली बात है, देखो यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय की बात हो रही है। तो अपरिमेय कौन सी होती है, जो रूट में वैल्यूज होती हैं जनरली, ठीक है ना, जिनका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिक्स नहीं होता। रूट वाली वैल्यूज होती है बहुत लंबी चौड़ी जाती है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी, है ना। और अब एक जो परिमेय होता है, परिमेय का मतलब होता है जो P/Q के फॉर्म में है। P/Q का मतलब मैंने अभी बताया ना, परिमेय कौन सा होता है, जो P/Q है। जैसे मैं क्या 5 को लिख सकता हूँ, देखो एक बात बताओ, 5 को मैं 5/1 भी तो लिख सकता हूँ ना, कोई रोकने वाला तो नहीं है हमें। अगला क्या बोले मैंने, 7 को 1/1 लिख सकता हूँ। 22/7 है तो 22/7 लिख दिया, कोई नहीं। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। P/Q की फॉर्म हो रही है ना, तो पूरी पूरी आ रही है बस में। तो हम इसको लिख सकते हैं। और फिर अपरिमेय तो हमारे पास में फिक्स हो गया यहीं पे, ये यहाँ पे खत्म हो गया। परिमेय जो होते हैं हमारे पास में दो तरीके होते हैं, एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न, ठीक है ना। पूर्णांक कौन से होते हैं, जिनका मतलब वैल्यू फिक्स होती है, पूर्ण अंक, ठीक है ना, जो कि कंप्लीट नंबर है, ठीक है ना, कैसा है, कंप्लीट नंबर है। और एक होता है भिन्न, भिन्न का मतलब होता है जो कि रेशियो में है, फ्रैक्शन में है, जिसे बोलते हैं डेसिमल वाला पॉइंट, ठीक है ना। जैसे मान लो 2.3, ठीक है ना। भिन्न का मतलब होता है इसमें ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। चर और अचर वाली बात होती है ना, शायद हिंदी में चर अचर बोलते हैं ना शायद, तो वाली बात। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना 2/3, तो मैं बोलता हूँ पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज होगी हमारे पास में, और ये वाली चीज होगी हमारे पास में, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे पास में कैसे होते हैं, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक, एक होता है शून्य। देखो हम लोगों ने बचपन में ग्राफ पढ़े हुए हैं, तो ग्राफ में हम लोग क्या सीखते थे, हम ग्राफ में यही देखते थे ना कि हाँ भाई ऐसा ग्राफ होता था, इसमें 0 ये वाला पॉइंट होता था, और इधर 1 2 3 4 5 ऐसे जाते थे, और उधर जाना होता था तो -1 -2 -3 जाते थे।
तो ये जो चीजें होती है ना सारी की सारी, ये सब होंगी आपके ऋणात्मक वाली, मतलब नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, कर्जे वाली। और ये वाली जो होंगी 1 2 3 4 5, ये होंगी आपके धनात्मक यानी पॉजिटिव वाली वैल्यूज, ठीक है ना, धनात्मक, ओके, कुछ ऐसा। और ये पर्टिकुलर 0 पॉइंट होगा ना जिसके पास में ना तो मतलब जिसको ना तो लेना है ना किसी से ना कोई देना है, ठीक है ना, वो क्या होगा, शून्य। शून्य मतलब 0, ठीक है ना, तो 0 होता है हमारे पास में। अब देखो ऋणात्मक वाले में तो हमारे पास में खेल खत्म हो चुका है, शून्य का कोई मतलब ही नहीं बनता, 0। धनात्मक में हमारे पास में कई सारे नंबर होते हैं, जैसे कुछ होती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, सुना होगा हम लोगों ने। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो बचपन में सीखते हैं हम लोग, स्कूल में जाते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे करके पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वाली चीजें, ठीक है ना। उसके बहुत सारी मतलब कि और भी उदाहरण होते हैं, जैसे हुए एक हो गया अभाज्य संख्या। देखो एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य। भाज्य का मतलब होता है जो डिवाइड हो सके, भाग जिसका हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैंने एक उदाहरण लिया 4, ठीक है ना, वैसे एक मिनट इसके उदाहरण बुक में गलत दे रखे हैं। तो अभाज्य वो होगा जिसके मतलब कि जिसको कोई डिवाइड ना कर पाए, जैसे मान लो 1 है, 3 है, ठीक है ना, 7 है ना, 5 है, ये वाले टाइप के अगर होंगे हमारे पास में, तो देखो इनका डिवाइड होगा क्या, किसी नंबर में आते हैं, किसी के पहाड़े में आते हैं, 13 वाले वगैरह कुछ ऐसे नहीं ना, तो प्राइम नंबर्स वाली फॉर्म होती है बेसिकली वो, हाँ ठीक है। तो प्राइम नंबर वाली फॉर्म होती है जिसमें वैसे एक को नहीं लोगे, 2 से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो एक बात बता देता हूँ, प्राइम नंबर जो होते हैं ना, प्राइम नंबर की खास बात है, कई बार बच्चों को पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मतलब हाँ भाई एक जो प्राइम नंबर है ही नहीं है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या वाली बात जो होती है वो एक ऐसी बात होती है जिसमें 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर। जैसे मतलब मान लो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया ना 2 3 7 5, तो देखो 2 जो है वो किस किस के पहाड़े में आता है, या तो 1 में आएगा या 2 में आएगा। 3 किस में आएगा, या तो 1 में आएगा या 3 में आएगा। 5 किस में आता है, या तो 1 में आएगा या तो 5 में आएगा। 7 किस में आता है, या तो 1 में आएगा या फिर 7 में आएगा। बस 2 ही तो फैक्टर आ रहे हैं ना इनके, इसके अलावा कोई नहीं आ रहे ना, मतलब एक तो खुद का नंबर और एक। मगर मैं अगर एक की बात कर लेता हूं तो क्या होगा, या तो खुद में आएगा या तो खुद में आएगा, मतलब 1 में आएगा या तो खुद में आएगा, तो वो तो बात एक ही होगी ना। तो इसीलिए क्योंकि इसके 2 फैक्टर तो है ही नहीं, इसको तो एक ही फैक्टर बन रहा है, तो इसलिए इसको नहीं लिया जाता यहाँ पे अभाज्य वाले में, ठीक है ना। अगली बात, सहभाज्य का मतलब होता है कोई भी ऐसे 2 नंबर जो कि जिनका कोई कॉमन चीज ना निकल पाए, कॉमन ना निकल पाए। जैसे मैंने बोला देखो 2 और 5, 2 का और 5 का अगर मैं बात करता हूं तो देखो 2 किसके पहाड़े में आता है, 1 के अलावा अगर मैं बोलूं तो किसके पहाड़े में आएगा, सिर्फ 2 में आएगा। 5 किसके में आएगा, सिर्फ 5 में आएगा, और तो किसी में नहीं आ रहा ना। इसका उल्टा अगर मैं बोलूं कि सहभाज्य अगर ना होते तो कैसे नहीं होते, देखो मैंने बोला 4 और 6, तो देखो ये 2 में भी आता है और ये भी 2 में आता है, ये खुद 4 में आता है, ये 6 में आता है, मतलब कम से कम एक भी कॉमन फैक्टर दिखा इसमें, मतलब ये दोनों को दोनों किसी एक पहाड़े में आते हैं, किसी एक में कम से कम आते हैं। अगर मैंने बोल दिया आपको कि 10 और 20, तो देखो इनके बीच में कॉमन फैक्टर कितने हैं, ये दोनों एक के पहाड़े में भी आएंगे, 2 के में भी आएंगे, 5 में भी आएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे में आ रहे हैं ना ये। तो ये वाले हमारे पास में सहभाज्य नहीं है, ठीक है ना। सहभाज्य कौन से हैं, जो कि अपने खुद के पहाड़े में आए, जैसे 2 5 3 5, ठीक है ना, 7 11, ठीक है ना, 7 91, 91 भी, मतलब 91 तो आता है वैसे, चलो ठीक है, मतलब जो भी जिसके पहाड़े में ना आता हो कुछ, ठीक है ना, वैसे वाले नंबर होंगे। भाज्य कौन होंगे, जो भाग हो सकते हैं, जो डिवाइड हो सकते हैं, विच कैन बी डिविजिबल, ठीक है ना। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब आते हैं ना भागों में। इसको डिवाइड कर सकते हो ना, 2 से कर सकते हो, इसको 2 से कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो ना डिवाइड। तो इसलिए ये वाले भाज्य हो जाएंगे, ठीक है ना। एक होता है सम। सम का मतलब होता है जो कि जो 2 के पहाड़े वाले होते हैं। सम का मतलब होता है जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आने वाले, ठीक है ना। तो 2 के पहाड़े वाले कौन कौन से हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना, कुछ भी लेके जा सकते हो। और विषम कौन से होते हैं, जो 2 के पहाड़े में ना आए, ठीक है ना। कौन से वाले, जो कि 2 के पहाड़े में, एक बात और बता देता हूं, 2 के पहाड़े वाले होते हैं सम, मगर इसके अंदर उदाहरण आप कौन से लोगे, 0 भी लोगे, 2 भी लोगे, 4 6 8 सब लोगे। 0 को एक्चुअली ना, देखो मैंने 2 बातें बताई ना भी, एक 0 वाली बात बताई यहाँ पे, और एक मैंने क्या बोला था, अभाज्य में एक नहीं होता है। ये 2 बातें दिमाग में बिठा लो, सवाल यहां से फंस जाते हैं, और जब भी ये सवाल आते हैं तो 99% बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन फंसाने वाली बात हो रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर 1 नहीं है, ठीक है, और बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि 0 जो है वो भी हमारे पास में एक इवन नंबर है, ठीक है ना, या मतलब कि सम है। और विषम कौन सा होगा, जो 2 के पहाड़े में नहीं आता, यानी कि कौन से होंगे, मतलब कि 1 3 5 7, कुछ ऐसे वाले सारे के सारे, ये सब क्या होंगे, विषम संख्याएं होंगी। बातें कुछ पल्ले पड़ रही हैं, क्लियर हुआ यहां तक। ये दोनों देखो, एक होता है अभाज्य जो कि प्राइम नंबर होते हैं, जो अपने अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आते, अपने अलावा
किसी और के भी नहीं होंगे। और सहभाज्य वो होते हैं ये जोड़े के साथ में होते हैं। देखो सिर्फ ये एक अभाज्य था, ये सहभाज्य है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों के दोनों नहीं आते किसी और के में, इनका कोई कॉमन नहीं है, ठीक है ना। बात पल्ले बढ़ी यहां तक। क्वेश्चन थे ना जैसे सम निकालने वाले जो सवाल थे, एसएन निकाला था मैंने भी यहाँ पे इस जगह पे जो है ना, उसके कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला भी होते हैं। जैसे मतलब मान लो अगर आपको 1 जमा 2 जमा 3 जमा ऐसे करके कहीं दे रखा है आपको n तक, या फिर आपको बोलेगा कि 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा ऐसे कुछ दे रखा है आपको n स्क्वायर तक, या फिर आपको 1 का क्यूब 2 का क्यूब ऐसे आपको दे रखा है कहीं तक, मान लो n क्यूब तक, तो इसके आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी लगा सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये हो जाएगा आपका n+1/2, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका n+1 2n+1/6, ये हो जाएगा आपका n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल बनते हैं हमारे पास में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया जाए, कुछ ऐसे दे दिया जाए कि हाँ भैया 1 जमा 4 जमा 9 जमा 16 जमा ऐसे ही करके आपका आ रहा है 15625 तक, ठीक है ना। तो क्या आप इसको मतलब एग्जैक्टली ऐसे निकाल के दिखा दोगे क्या क्विकली? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना फिर हमारे पास में। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक मिनट यार इतना लंबा लेके जाऊंगा ना फिर तुम लोग डर जाओगे बुरी तरीके से। कुछ और छोटा बच्चा उठा लेते हैं इसका, है ना। चलो ठीक है 49 तक ही जाता हूँ मैं, खेल खत्म करते हैं इसका। ये 4 का है ना, 5 6 7 का ही आएगा बस, और तो कुछ आने वाला है नहीं। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्चुअली में, इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, ऐसे करते थे कहां तक 7 का स्क्वायर तक, यही करना पड़ेगा ना, है ना। तो देखो अगर नॉर्मली करना पड़ेगा तो मैं कैसे कर सकता हूं भाई, 1 जमा 4 5 5 जमा 9 14 14 जमा 16 30, ऐसे करके मैं जाऊंगा ना धीरे धीरे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि हो सकता है 49 तक ना बोल के कुछ और थोड़ा ऊपर दूर तक बोल दे, जैसे मैंने अभी लिखा था 1 5 6 2 5, है ना। तो भाई हो गया ना, लंका लग जाएगी, 3-4 घंटे का बैलेंस नहीं आने वाला फिर, ठीक है, बहुत बड़े हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। तो मैं तो अभी बेसिक समझा रहा हूँ ना इसीलिए, ठीक है, बातें यहां तक पल्ले पड़ रही है वैसे, ओके। तो देखो ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा, ये जो चीज दिखाई दे रही है ये कुछ ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है क्या बच्चों? तो कोई ऐसे में अगर देखो तो ये n का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो रहा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी इसमें, बोलो 7। तो यहाँ पे n की जगह पे हर जगह 7 डाल दो, ठीक है ना। देखो n की जगह पे डाल दिया 7, फिर 7 जमा 1 मतलब 8, फिर 7 दूनी 14 जमा 1 15, ठीक है, बट्टे में 6, कोई प्रॉब्लम। 3 दूनी और 3 5 जा, और 2 चौके 8, 4 पंचे 20 7 140, कितना आ गया, उनको जोड़ के देख लेना 140 आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ क्या होता है, जोड़ने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक नया वाला चीज बन गया, है ना। अब ऐसे कोई सा भी पूछ ले आपको तो निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है ना, मैंने वैल्यू मतलब निकालनी सिखा दी। अब इसमें आप कोई सी भी वैल्यू बोल दो, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप क्या ये पुट नहीं कर पाओगे। मान लो आपको कहीं पे ऐसी यही वाले क्वेश्चन में हर जगह क्यूब दे रखा होता कुछ, है ना, मतलब मान लो, चलो बता ही देते हैं, तुम लोग डर जाओगे वरना फिर थोड़ा कहीं। तो ये भी देखो सब कुछ 3 है पावर में, ठीक है ना, और ऐसे है तो एक्चुअली में देखो कितना भयानक खेल हो जाएगा कि 1 जमा 8 अलग से करो, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब मतलब 27 करो, फिर 64 करो, फिर 125 करो, ठीक है ना, फिर 256 करो, वैसे करके मतलब देखे आप 343 तक लेके जाओगे, है ना। तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है ना, मगर आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे, एन की वैल्यू को आप सीधे 7 रखोगे ना, क्योंकि हमें तो ये तो करना ही नहीं है, हमें तो बस यहाँ पे देखना है। अच्छा ये सवाल है, अबे लास्ट टाइम देखो बस खाली, हमें तो पूरा देखना भी नहीं है। अगर ये भी ऐसे सवाल आ गया तो हम बस ये देखेंगे ये किसका क्यूब है आखिर, तो इससे हमको क्या निकल के आएगा, एन की वैल्यू। बात सुन आ रही है? तो चलो 7 का क्यूब क्या 8 का क्यूब बना लो, लोग तुम्हारे लिए और आसान कर लेते हैं, ठीक है ना, लोग 512 तक कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल आ गया तो क्या करोगे, देखो 8 का क्यूब है तो यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर दो, एन की जगह पे क्या लिखोगे 8, 8 जमा 1 क्या होगा 9, बट्टे में क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो देखो 2 चौके 8 हो गया, 4 9 से क्या होगा 36, और 36 का स्क्वायर कर देना, खेल खत्म, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा। नहीं भी अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो आंसर जो होंगे ना पे पहला दूसरा तीसरा जो भी ऑप्शन होंगे ना उसमें होगा 5 1 2 6, ठीक है ना, 5 1 2 3 7 1 2 4 कुछ ऐसा। तो आपको बस ये देखना है कि देखो 36 का इंटू 36 करोगे तो लास्ट में कम से कम 6 6 36 ही तो आएगा, जो भी आएगा लास्ट में कितना आएगा, तो आप सीधा आंसर भी लगा सकते हो टिक। बाकी मतलब ये होता है लास्ट डिजिट देख के सीधा, तो ऐसे भी से निकाल सकते हो, जरूरत ही नहीं सॉल्व करने की, गुणा करने की, तब फिर करना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है,
ज्यादातर नहीं होता ना ऐसा। अबे नहीं होता तो नहीं होता, बस बात खत्म। मारेंगे तो मैं वीडियो बनते वक्त तो मजाक मत करो, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ है ना रूल्स आ जाते हैं कि मतलब कि इस तरीके से सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। क्या होता है कि मतलब एक ये वाली चीज होती है, ए प्लस बी और बी प्लस ए अगर आपस में बराबर होते ही नहीं होते हैं, ठीक है ना, इससे बोलते हैं इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे इसको कम्यूटेटिव लॉ। देखो नाम अगर इनके याद रहे तो भी अच्छा है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको बस क्वेश्चन करने आने चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आपको पल्ले पड़ रहे होंगे ना, वो ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू नाम याद रखने के, ठीक है। क्योंकि अभी जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना, तब मजा आएगा, मतलब कि हाँ भाई फिर पता चलेगा चीजें क्या हो रही हैं। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए हमारे पास में क्या कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर ए प्लस बी हम निकालेंगे ना, कोई भी ए और बी दो नंबर है हमारे पास में, ए और बी कोई भी दो नंबर है, तो ए प्लस बी वही आएगा जो कि बी प्लस ए आएगा। मतलब ये दोनों कैसे होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। कोई दो नंबर मान लेते हैं, ए को मान लो कुछ, जैसे मान लो 5 मान लिया, बी को मान लो कुछ, जैसे मान लो 10 मान लिया। तो ए प्लस बी करोगे तो क्या होगा, 5 जमा 10 होगा ना। और बी प्लस ए करोगे तो क्या होगा, 10 जमा 5 होगा ना। तो 5 10 15 होगा, और 10 5 फिर भी 15 होगा। तो क्या हम पे ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर आ रहा है, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ हमारा मतलब कि फॉलो होता है, ठीक है। पहली बात पहले पढ़ रही है। तीसरी बात, अगर मान लो, चलो ये पहली वाली बात यहाँ पे खत्म हो गई। दूसरी बात में हमको देखो ए बी और सी भी चाहिए, सी चाहिए ना। सी को कुछ और मान लो, चलो सी को मान लिया हमने 15, लेट अस सपोज 15 मान लिया इसको। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो लेफ्ट के साइड में आपको दिख रहा है ना ये वाला, क्या दिख रहा है, ए प्लस बी कोष्टक में है, मतलब ब्रैकेट में है, प्लस का सी। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, 5 जमा 10 और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का 15। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 10 15, 15 और 15 30 हो गया ना। क्या ये हमारे पास में इसके बराबर आ रहे हैं, जो राइट में है हमारे पास, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कोष्टक या फिर ब्रैकेट बोल लो। तो ये होगा 5 जमा में 10 जमा 15। तो देखो एक्चुअली में 10 जमा 15 तो 25 ही होगा, और 25 को फिर बाद में 5 से मल्टीप्लाई मतलब ऐड करोगे तो कितना आएगा, फिर वापस वो 30 आएगा। तो यानी ये वाली बात भी सही है, ठीक है ना। ये दोनों थोड़े इजी थे, जल्दी समझ में भी आ गए होंगे, कुछ बात है भी नहीं इस काम की। तीसरे वाले से बात जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो बात इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ए बाहर है और बी प्लस सी अंदर है। तो जब यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब वहां पे कौन सा साइन होगा, मतलब कोई बिना साइन का होगा तो मल्टीप्लाई साइन होता है। चाहे वो मल्टीप्लाई तुम्हें ऐसे लिख के दें या ना दें, ठीक है ना। नहीं देंगे तो भी तुम समझ जाओ कि मल्टीप्लाई है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ए जब अंदर जाएगा ना तो बी के पास अलग से जाएगा और सी के पास अलग से जाएगा। देखो ब्रैकेट का मतलब है एक ही घर के अंदर रहने वाले लोग हैं, जब ये अंदर आएगा तो इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा, बिना मिले किसी से नहीं जाएगा। बातें पल्ले पड़ रही हैं। तो यदि मैं वैल्यूज उठा के रखता हूं एबीसी की, तो देखो एक्चुअली होगा क्या, 5 यहाँ पे होगा, 10 यहाँ पे होगा, 15 यहाँ पे होगा, यही होगा ना। तो जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो 5 इंटू पहले 10 होगा अलग से, और फिर 5 इंटू 15 भी अलग से होगा। बातें समझ में आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, 50 इसको लिखोगे 5 इंटू 10 और 5 इंटू 15 करोगे तो 75 आएगा, 75 और 5 और 50 करोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 125, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा डन यहां तक, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो चौथे वाले की बात कर लेते हैं एक बार, हमें फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस का ए सी, याद रखोगे तीसरे वाले मेथड को, ठीक है। चौथे वाले को समझा देता हूं। चौथा वाला हमारे पास में कहता है कि यदि यदि ए प्लस बी जो भी आ रहा है और ए प्लस सी जो भी आ रहा है वो बराबर है, ए प्लस बी और ए प्लस सी अगर आपस में बराबर है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी और सी आपस में बराबर होंगे ही होंगे। मेरा मतलब यह है कि देखो ए प्लस बी, अब मैं क्या कर रहा हूं, ए तो देखो दोनों सेम है ना, तो ए को मैंने चलो 5 रख लिया, तो ये रहा भाई 5 और ये रहा 5, जमा और जमा। बी प्लस सी जो है ना वो निकालना है। तो देखो बी को हम ऐसा कुछ रखेंगे और सी को भी कुछ ऐसा रखेंगे ताकि मेरे पास में ए प्लस बी और ए प्लस सी बराबर आ जाए, है ना। देखो अगर ए बराबर ही है दोनों के दोनों, तो बी और सी ऐसा क्या रखोगे जो इन दोनों को जोड़ने पे और इन दोनों को जोड़ने पे बराबर आए, तो एक जैसे नंबर रखना पड़ेगा ना। तो मान लो बी और सी दोनों क्या रख दिए 10 10, तो यहाँ पे 10 10 रख दिए, तभी तो ये 15 15 आएंगे ना। अगर मान लो मैं 10 और यहाँ 15 रख दूंगा तो क्या बराबर आ पाएंगे दोनों चीजें, नहीं आएंगे ना। तो कहने का मतलब यह है कि ए प्लस बी और ए प्लस सी बराबर सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब बी और सी भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ए और ए तो बराबर ऑलरेडी है। चाहो तो एक बात और देखो, ए से तो ए काट सकते हो ना, तो बचेगा क्या, वैसे भी बी और सी बराबर होंगे, कोई दिक्कत। ओके
अब जो आपके पास में आ रहा है वो डिवाइड वाले फॉर्मूला आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ऐसे बोल देगा कि एक किसी संख्या को भाग देने पर, देखो कोई संख्या है उसको किसी से भाग देने पर, ठीक है ना, आपके पास में कुछ बचता है और उसका उत्तर कुछ आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं बोल रहा हूं 5 को 2 से भाग कर रहा हूं मैं, इन केस, तो ये जब 5 दिख रहा है ना आपको, ये n होगा और जो नीचे दिख रहा है वो d होगा, ठीक है ना। जिससे भाग दिया जा रहा है, जिसको भाग दिया जा रहा है, ये जो होता है ये शेषफल होता है, और ये होता है हमारे पास में जो कि हम पे आंसर निकल रहा है, ठीक है ना। क्या भागफल, हाँ एक बार बताते रहना सब कुछ। शेषफल तो ये होता है, ये शेषफल होता है, और इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है। इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलोगे इसको, जल्दी बोलो। भागफल, हाँ। और अंदर वाले दोनों को बोलना एक बार जरा, हिंदी में क्या बोलते हैं। भाजक, भाजक होता है ना एक, भाजक और भाज्य। तो ये वाला हो जाएगा हम पे भाज्य, और ये हो जाएगा भाजक, ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो पता होगा ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो ये होता है, जैसे मतलब मान लो 5 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो देखो ऐसे लिखूंगा ना, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा मैं, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 बट्टे में 1, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो n दिख रहा है मेरे को, ये मेरे पास में ऐसा हो सकता है कि मतलब ये d इंटू का q, मतलब d इंटू का q प्लस का r, होता ही नहीं होता। देखो मैं बता देता हूं, ये देखो ये क्या चीज है हमारे पास में, d है, ये क्या है हम पे, ये n है, ये क्या है हमारे पास में, q है, और ये हमारे पास में क्या है, r है। क्या ये कुछ है? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि n इक्वल टू डी क्यू प्लस आर? कैसे, देखो n क्या था, 5 है, d क्या था 2, q क्या है 2, प्लस r क्या है 1, तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 2 जा 4 और 4 प्लस 1, आ रहा नहीं आ रहा। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, एक अजीब सा, मान लो 17/8 कर लेते हैं, चलो यही कर रहा हूं मैं, 17/18 क्यों लिख दिया मैंने, नहीं वो भी कर सकते थे, मैं पॉइंट में आएगा फिर फालतू में डर जाओगे तुम लोग, हैं डराना नहीं है क्योंकि तुम्हारे सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसके। तो देखो यहाँ पे 8 दूनी 16 बन जाएगा ना हमारे पास में, 17 में 16 क्या, एक बचा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 17 इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू 2 और जमा का 1, हो रहा है ना। देखो 8 दूनी 16 और प्लस का 1 कितना हो गया, हो जाता है ना। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, n इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुम्हारे कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तुमको ऐसे लिख के दे देंगे कि n इक्वल टू डी क्यू प्लस आर है, ठीक है ना, n इक्वल टू क्यू आर प्लस डी है, या क्यू डी इक्वल टू एन क्यू प्लस आर है, कुछ ऐसा लिख के दे देंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला सही है, बाकी को नहीं गलत कर देंगे, मतलब बातें पल्ले पड़ी, कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड और पूछे जाते हैं आप लोग के, इससे आते हैं जो मतलब कि थोड़े क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, देखो जैसे 2 जमा 1/7 जमा 1/3 जमा 2/5 जमा 2/3, कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ मिक्स फ्रैक्शन में बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जो आ रहे हैं तुम्हारे अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल फिलहाल, ठीक है ना। और ये ऐसे चलते तो पहले भी बहुत थे, मैं बीच में 2-3 साल के लिए क्रेज रुक गया था इनका, ठीक है ना। तो अभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से देख लो देख लो देख लो देख लो, चीजें सीखने को अच्छी मिलेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 2 जगह पे आता है तुम्हारा, एक रीजनिंग के अंदर भी पूछा जाता है कई बार, एक ऐसे पूछ लिया जाता है ना। तो देखो पहले बातें हमें जो समझनी है वो ये क्या समझनी है, पहले यहाँ देख लेते हैं। अगर मेरे को कोई बोलता है ना 1 जमा 1/2 है टाइप का कुछ ऐसा, या कुछ अलग अलग नंबर ले लेता हूँ, चलो 3/2 है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, नीचे वाले को पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 ऐसे लिख दो और पूरे बट्टे में 2 लिख देना, मतलब ये हो जाएगा 5/2, याद रखोगे। अगर कभी तुमको यही वाला क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि 1 बट्टे में 3/2 है, तो यानी नीचे वाला तो 100 तो वैसे ही होगा ना, और ये भी कितने 1 के बट्टे में है ना, तो जब ये 5/2 1 के, मतलब देखो 1 बट्टे कुछ होता है ना जब, तो ऊपर जाके वो चीज उल्टे हो जाती है, मतलब 1 बट्टे में 5/2 अगर, तो ऊपर जाएगा ना, जैसे मैं इसको साफ सुथरा क्या लिख सकता हूँ 2/5। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर में देखो 1 बट्टे में x/y दिख रहा है ना आपको, तो आप सीधा उसको y/x लिख सकते हो, मेरा कहने का मतलब यह है।
बात पहले पड़ रही है? तो देखो एक अपॉन में x अपॉन वाई है ना, तो इसको y अपॉन x सीधा लिख के खेल खत्म कर सकता हूं मैं। क्या ये बात पहले पड़ रही है? हल्की हल्की है। तो चलो उस क्वेश्चन को समझेंगे फिर, ये लिखे रहने देते हैं अभी, है ना, क्योंकि अभी इसका यूज है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, सॉल्व करने का देखो क्या होता है तरीका। पहली बात तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है ना, वरना नहीं, पहले लॉन्ग मेथड ही सीख लो। चलो ऐसे क्वेश्चन को देखो कभी भी आप है ना ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको नीचे से है ना कुरेद के लेके आना होता है अंदर तक, मतलब ये है ना बिल्कुल धीरे धीरे इसको मारना पड़ता है। मतलब एक ऐसी दरी बिछी हुई है जिसको लपेट लपेट के लेके आ रहे हो धीरे धीरे, ठीक है ना, घर के अंदर की दरी है मान लो, है ना। तो पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लो मेरे भाई, है ना। क्या हो जाएगा ये 3 5 15, 15 और 2 17, 17 बट्टे में 3, है ना। तो 17 बट्टे 3 होगा। तो एक बात बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये हो गया 17 बट्टे में 3, और मैंने बताया था कि अगर कुछ बट्टे में अगर कुछ बट्टे बट्टे होता है ना तो नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा। बात यहां तक आ रही है? पक्का? ओके। अब ये जो दो तिया है वो कितना बन जाएगा हमारे पास में? 6 बन गया। अब यहाँ पे देखो फिर से ये वाली चीज कैसे होगी, 17 इंटू 3 51, 51 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 57। कितना आएगा? 57। नीचे क्या था? तो वो 17 यहां चल जाएगा, 1 इंटू 17 में मतलब कि 17 बन जाएगा। अब ऐसे ही आपको ये थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया मैंने, है लो ना, एक ले लेते हैं यहाँ पे, चलो थोड़ी देर के लिए, है हमारा क्या जा रहा है, हम तो वैसे भी 57 इंटू 1 करोगे 57 आ जाएगा, 57 में 17 ऐड करोगे, है ना, 6 7 74, तो ये हो जाएगा 74, और बट्टे में ये 57 वाला ऊपर चला जाएगा, और जमा में ये 2 है। तो ऐसे ही अब क्या करोगे, 74 इंटू 2 कर लेना अलग से, और जमा 57 कर लेना, और बट्टे में 74 कर लेना। ये तो मैंने एक्चुअली बनाया था ना, तो इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन गया। वैसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते तुम्हारे, मतलब वैल्यू इतनी बड़ी नहीं आने देते वो लोग, 1 2 3 1 2 3 में ही खेलते हैं वो, 15 17 में जा ही नहीं पाते बेचारे, ठीक है ना। तो जनरली ऐसे करके हो जाएगा। अब 74 इंटू 2 कर लेना तो तुम्हारा हो जाएगा 144 जमा 57, ठीक है ना, बट्टे में 74, ठीक है ना, 7 4 11 5 4 9 10 201 बटे में 74, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? कोई दिक्कत नहीं है? ओके। और क्या क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे इससे, रुको देख लेते हैं अभी, देखना जरा कुछ ध्यान से, कुछ दिख रहा है कुछ खतरनाक सा कुछ उसमें थ्योरी के अंदर? पहले देख लो थ्योरी, बाद में एग्जाम्पल आसान होंगे। जितनी थ्योरी पे लटक लोगे ना, जितना ज्यादा मेहनत कर लोगे उस पर, उतना फायदा मिलेगा तुम लोग को। चलो इसके अंदर एक चीज आती है, समांतर श्रेणी और क्या है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना। देखो एक है हमारे पास में समांतर श्रेणी, और एक होगा हमारे पास में गुणोत्तर श्रेणी। इसको बोलते हैं हम लोग एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। देखो पहचान क्या होती है वो बता देता हूं पहले। अगर मेरे पास में कोई नंबर दे रखा है ना, जैसे 3, ठीक है ना, फिर 7, फिर 11, फिर ऐसे करके कोई नंबर दे रखा है मेरे पास में, थोड़ा सा और लेके चले जाते हैं इसको, चलो 15, और ऐसे करके लेके चले जाते हैं 303 पे, 403 पे ले जाता हूं, चलो और क्या याद रखोगे तुम लोग, ठीक है भाई। कुछ ऐसा देखो कैसे मुझे पता चलता है कि समांतर श्रेणी है। देखो समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर, समान अंतर। अगर डिफरेंस कॉमन सेम है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 और 7 के बीच में कितनी दूरी है, 4 की। 7 और 11 के बीच में कितनी दूरी है, सबकी दूरी कितनी है, 4 4 है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तुम पे बन जाते हैं, और कभी बोल देता है कि मतलब कि देखो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये है ना। तो ऐसे कोई बोल देता तुम्हें कि मतलब भाई 12वीं संख्या क्या होगी बताओ, तो तुम 12वीं संख्या के लिए क्या तुम इसको गिनने बैठोगे, 15 4, ठीक है, 15 1 2 3 4 21, ठीक है ना। वैसे वैसे मतलब कुछ ऐसा अगर सोच, मतलब 15 4 19 होते हैं यार, ठीक है। कुछ भी ऐसा सोचने बैठोगे क्या, 12वीं संख्या पूछ ली या फिर 27वीं पूछ ली, पता चलेगा, क्योंकि कितना सेकंड होता है, 10 12 सेकंड से ज्यादा नहीं करने होते। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, शुरुआत में देखने में थोड़ा टफ लग सकता है, बाद में आसान लगेगा। जो ये चीज होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डी, क्योंकि ये होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, अंतर होता है इनके बीच में। ये जो पहली संख्या होती है उसको बोलते हैं हम ए, पहली वाला नंबर, पहली संख्या। ये जो चीज दिखाई दे रही है ना आपको, ये होता है ए एन, या फिर इसको लास्ट टर्म बोल सकते हो सीधे साधा। तो हम पे एक फॉर्मूला होता है जिसका मतलब होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। ये फॉर्मूला होता है। एक तरीका हम पे इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना, कि अगर तुमसे बोल दे कि हाँ भाई इसके बीच में टोटल कितनी संख्याएं होंगी, अगर क्वेश्चन बोलते हैं कितनी संख्याएं होंगी,
तो हमको इससे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या पता करना होगा उसमें कि मतलब हाँ भाई 1 2 3 4 5 कितनी n है, n कितना है, तो n तो मेरे पे यहां से निकलेगा ना, क्योंकि देखो an पता है मुझे, n कितना है भाई, देखो यहाँ पे 403 है, a कितना है मेरे पे 3 है, प्लस n-1 पता नहीं, d की वैल्यू 4 है, क्या यहाँ दिख रहा है 3 जमा कुछ है पूरा, देखो ये 3 है जमा ये पूरा कुछ है, तो क्या मैं इस जमा वाले 3 को उधर फेंक दूं तो ये माइनस का 3 इधर जाएगा, तो 403 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ, और क्या यहाँ पे 4 गुणा में दिख रहा है ये वाला, ये 4 अगर उधर चला जाएगा तो कैसे जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और 4 को अगर काटूंगा तो कितना निकल के आएगा 100, यहाँ क्या था n-1, -1 को उधर फेंक दोगे तो क्या बनेगा +1, यानी ये बन जाएगा 101, क्या बन जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 101। अगर तुमसे सवाल पूछा होता कि हाँ भाई कुल कितनी संख्याएं हैं, तो तुम यहाँ पे बैठ के गिनने तो नहीं बैठोगे ना, कि 3 के बाद 7 फिर और 4 जोड़ देती हूँ, फिर ये कर देता हूँ ये कर देती हूँ, है ना, तो वो चीज करने बैठ गए तब तो पता चल गया कि मतलब बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि 101 तक गिनती तुम्हें चार देखो 1 2 3 4, ठीक है ये आ गया, 1 2 3 4 ये आ गया, तो ऐसे ही 1 2 3 4 तुम्हें 101 बार गिनना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा आंसर ये आएगा 403 के हिसाब से, तब तुम बोलोगे 101 हो गया, ठीक है ना। मगर तब तक टाइम कितना हो चुका होगा, पेपर खत्म हो चुका होगा, है ना, अकेले क्वेश्चन में मतलब 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो दिक्कत दे देगा ना, तो यहाँ पे हमने क्या करा, सीधा फॉर्मूला लगाया, खेल खत्म, हमारे को कोई मतलब ही नहीं फिर बाकी किस चीज से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगर मेरे पास में क्वेश्चन दूसरा आ जाता है कि जैसे मैंने बोला था कि 12वीं संख्या बताओ, क्योंकि हमें ये पता चल गया ना 101 हमारे पास में n है, ठीक है। अगर कोई बोले कि भाई 12वीं संख्या बता के दिखाओ इसकी, तो 12वीं संख्या दिखाने के लिए हमको क्या करना होता है, चाहे तो इसी में देख लो, चलो 12वीं संख्या का मतलब क्या है, a n की जगह पे 12 लिखो, क्या लिखोगे, अब a को तो a रहने दो, a की वैल्यू कितनी है भाई बालक हम पे 3 है, और यहाँ पे देखो n-1 मतलब 12 में से 1 गया, यही होगा ना, तो ये हो जाएगा 11, और d कितना है 4, तो क्या होगा 11 चौक 44, 44 और 3 47, खेल खत्म, आंसर आ गया। 12वीं संख्या 47, हाँ 12वीं संख्या 47 आएगी, तुम करके देख लेना चाहे तो, है ना, बात पहले पड़ी, कुछ समझ में आया हल्का हल्का। तो एक हमारे पास में ये मेथड आ जाता है। एपी में और जीपी में अंतर क्या है, ये बदलनी पड़ेगी, चलो पहले रुक जाओ। देखो जीपी में क्या हो जाता है, जैसे मेरे पास में कोई नंबर है ना, कुछ भी, लेट अस सपोज ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 27, ये हो गया 81, कुछ ऐसे करके जा रहा होता है, ठीक है ना। अब मान लो ये मैं ज्यादा दूर लेके नहीं जा रहा, मैं 243 करके लेके जा रहा हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है वैसे, यहाँ पे बहुत अच्छा सा काम करा है एक्चुअली में, अगला नंबर यही है, चलो मैं यहाँ तक लिखता हूँ इसको, ठीक है ना, बीच में 81 आएगा बस, खाली 5 ही डिजिट आएंगे वैसे, खैर मेरे को बताना है वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कॉमन था ना, ठीक है ना, यहाँ पे उत्तर में क्या होता है कि गुणा वाला उत्तर जो होगा वो सेम होगा, मतलब कि बेसिकली गुणा वाला उत्तर का मतलब है 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9 आएगा ना, 9 को 3 से करूंगा तो ये आएगा ना, ऐसे जब इंटू तीन करूंगा तब ये आएगा हमारे पास में, या फिर ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि अगले में से पिछला वाला, मतलब 9/3 करूंगा तो भी 3 आएगा, 27/9 करूंगा तो भी 3 आएगा, यही हो रहा है ना कुछ हमारे पास में। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को बोल दिया जाए कि हाँ भाई फॉर्मूला क्या लगता है, तो जैसे इसके अंदर an का फॉर्मूला हम पे ये लग रहा था ना, तो ऐसे क्वेश्चन में जो हमारे पास में फॉर्मूला लगता है, इसमें SN का भी एक लगाना था, रुक जाओ, देखो एक काम और करना, SN का फॉर्मूला भी लगा लो इसमें, n/2 फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, 2a प्लस n-1 और d। अगर तुमसे बोला जाए ना कि हाँ भाई 12वीं टर्म क्या है 47 है, और तुम्हें ऐसा बोला जाए ना कि 12वीं टर्म तक का सम कितना होगा, जैसे 3 + 7 कितना हो गया 10, 10 + 11 क्या हो गया 21, 21 + 15 क्या हो गया 36, 36 जमा ये कितना हो गया, फिर ये जमा कितना हो गया, फिर ये जमा कितना हो गया, तो बड़ा नंबर आएगा ना। तो उसको निकालने के लिए तरीका होता है वैसे हमारे पास में, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, खैर मगर आपको पता होना चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, बस सारी वैल्यू उठाकर डालनी होगी, ठीक है ना, डाल पाओगे इसकी वैल्यू, ये मैं अभी करूंगा इसको पुट कर देते हैं, ऊपर वाला मिटा दूं पहले, क्या, अरे हाँ मैं तो भूल गया, क्या बताएं क्या था वैसे, ये याद था हमें, क्वेश्चन वाले याद थे ना, 3 7 ऐसे कुछ था ना, 3 7 और 403 तक गया था, है ना। चलो ठीक है देख लेते हैं, 3 7 11 से लेकर के 403 तक गया था, यही कुछ था ना। देखो अब हमको ये वाला फॉर्मूला पुट करना होगा, तो मान लो मैं 12 टर्म तक बोल रहा हूं, है ना, कि 12 टर्म तक जो हमारे पास में वैल्यू है वो कितनी आ रही है, तो इसका मतलब हुआ S12 निकालूंगा ना मैं सिर्फ, अगर n निकालना होता तो n निकालता, मगर यहाँ पे मैं सिर्फ 12 तक बोल रहा हूं, तो देखो S12,
तो इक्वल टू में क्या होगा 12/2, तो ये लो भैया 12/2 मतलब n/2, और फिर क्या होगा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 3 प्लस n-1 मतलब 12 में से 1 गया, और d कितना है 4, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अच्छा ब्रैकेट दिख रहा है आपको ये बड़ा सा, तो इसके अंदर वाली चीज पहले सॉल्व होंगी। देखो 2 सीधे कट गया 6, कोई दिक्कत नहीं है इसको। यहाँ पे देखो 2 3 6 हो गया, और 12 में से 1 गया 11, 11 इंटू 4 44 हो गया। 6 को 6 रहने दो, 6 जमा 44 50 हो जाएगा, 50 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वैसे वाले आप एडिशन करते तो आपके पास में 300 आंसर आ जाता। बातें पहले बढ़ रही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता हमारे पास में, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे उसके अंदर एक मैंने an का फॉर्मूला लिखा था, वैसे इसमें एक होता है tn का फॉर्मूला, तो होता है हमारे पास में arn-1, ठीक है। और जैसे ये sn का लिखा है ना हमने, तो इसमें भी एक sn का फॉर्मूला होता है, वो होता है हम पे a1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r, या फिर a r की पावर n माइनस का 1 अपॉन में r। एक्चुअली में क्या है, देखो इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, एक चीज का फर्क है, ये 1 - r की पावर n था, ये rn-1 है, मतलब ये उल्टा हो गया, पलट है ना। और नीचे भी 1 - r की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा r-1, मतलब उल्टा ये भी हो जाएगा, मतलब अंदर वाली चीज ये वाली और ये वाली उल्टी हो गई है बस। ये कब लगता है, जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है, ये कब लगता है, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ठीक है। अब देखो जैसे मेरे पास में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो चीज निकाल लो ना मैं 3, ये क्या निकल के आ रहा है, पे r की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहली टर्म मेरे पास 3 निकल के आ गई, और r कितना निकल के आ गया, वो भी 3 निकल के आया मेरे पास, तो है ना। और लास्ट टर्म जो दिखाई दे रही है ना, वो मान लो इसको tn है, वो कितनी है 243, है ना। अगर आपको बोला है कि इसमें टोटल टर्म कितनी होगी, तो मेरे को पता है वैसे कितनी होगी, 5 होंगी। क्यों, 3 9 27 81 और 243, खेल खत्म, 5 होंगी ना। बट मैं निकाल के दिखाऊंगा अब कैसे निकलेगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास में कौन सा बताया मैंने, ये वाला फॉर्मूला बताया, तो पता कर लो कितने हैं। तो देखो tn की वैल्यू हमारे पास में क्या पुट कर सकता हूं मैं, 243, क्योंकि यहाँ पे tn की वैल्यू दे रखी है। फिर a कितना है 3, इंटू में r का मतलब क्या है 3 की पावर n-1, यही कुछ है ना, क्योंकि n तो मुझे पता नहीं है क्या पता नहीं है। तो देखो 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, क्या मैं जानता हूं बेस सेम है अगर, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, सुना है ऐसा कुछ। अगर 3 3 लिखा हुआ है तो उसके ऊपर की जो पावर होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, पता ही वाली बात, नहीं पता तो पता चल गई, ये दिक्कत वाली बात हो गई। तो देखो इस 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 3 की पावर n बचेगा। क्या इस 243 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5, जानते हो ये वाली बात, नहीं जानते तो देखो 243 दिख रहा है आपको, सबसे छोटा किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आएगा 81 बार में, फिर ये 3 के पहाड़े में आएगा 27 बार में, फिर ये 3 के पहाड़े में आएगा 9 बार में, फिर ये 3 के पहाड़े में आएगा 3 बार में, फिर ये 3 के पहाड़े में आएगा 1 बार में। तो 3 कितने बार लिख रहा हूं मैं, देखो, तो इसलिए 3 की पावर 5 बोल सकता हूं उसको मैं। देखो 3 की पावर कुछ और 3 की पावर कुछ, अगर ये नीचे वाली चीज सेम है तो इसका मतलब ये ऊपर वाली चीज आपस में कैसे होंगी, बराबर, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो खेल खत्म हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है इसके बीच में सिर्फ क्या आने वाला था 81। अब मेरे को नहीं पता है, मान लो ये चौथी टर्म है क्या, मुझे पता ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये चौथी टर्म पता करके बता मुझे कहीं से भी, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं बोलूंगा t चौथा निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a r 4 - 1 मतलब कि 3, देखो a r देखो t 4 बोल रहा हूं ना मैं, तो a r 4 में से 1 गया 3, तो a r क्यूब बनेगा ना, वो देखो वहां पे ध्यान से, सही लिखा है मैंने गलत लिखा कुछ, नहीं समझ में आया, सविता नहीं आया समझ। मैं बोल रहा हूँ देखो n की जगह मैं लिखूंगा चौथी टर्म पता करनी है ना मुझे, तो a को a रहने दो, r को a रहने दो, n की जगह फिर से 4 लिखो, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, तो t4 की वैल्यू a r क्यूब हो जाएगी भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आ गया ना। अब देखो a का वैल्यू क्या था 3 था, और r का क्यूब मतलब कि 3 का क्यूब, तो 3 को तो 3 रहने दो, और 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 का क्यूब समझ में आता है क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो 27 और 3 करोगे तो कितना आएगा 81, खेल का तो आंसर आ गया ना, है भाई। अगर आपको बोल दे कि हाँ भाई इनका जोड़ कितना होगा, जैसे 3 और 9 मिला के कितना हो गया 12, 12 और 27 मिला के क्या हो गया, जो भी आया, फिर जो भी आया मिला के 81 क्या आया, जो भी आया, फिर उसको भी इसमें मिला दोगे तो क्या आएगा, तो उसको आप इससे निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है, क्योंकि r क्या है देखो 3 था, और है ना, r की वैल्यू कितनी थी, तो 1 से बड़ी है ना r, तो ये फॉर्मूला लगाओगे,
अगर आर की वैल्यू कुछ और होती है ना, जैसे 1 से छोटी होती है, जैसे 0 पॉइंट कुछ आता, हाँ तो उसके लिए आर की वैल्यू ये फॉर्मूला लगाते हैं एसएन में, फिर सम में। बातें बल्ले पड़ रही हैं, कोई दिक्कत यहां तक? पक्का ना?